वो चूतियापा आप कर रहे थे सर। ठीक, तो अपन की एक इंपॉर्टेंट बॉडी है यूनेस्को, नाम सुना है यूनेस्को? अभी थोड़ा करंट में थी यूनेस्को। तो आखिरकार क्या है भाई इसका फुल फॉर्म? सबसे पहले आपके लिए जरूरी क्या होता है? यूएन फॉर यूनाइटेड नेशन, ठीक है। ई फॉर एजुकेशनल, एजुकेशन। एस फॉर साइंटिफिक, एंड सी फॉर कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और शुरू में यूएन फॉर यूनाइटेड नेशन, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म है। ई फॉर एजुकेशन, एस फॉर साइंटिफिक, सी फॉर कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अब तुमको ये चीज क्लियर हो गई कि किसके लिए काम करता है। ये एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में, साइंटिफिक वैज्ञानिक प्रगति के क्षेत्र में, कल्चरल लोगों के संस्कृति को बचाने के क्षेत्र में क्या करता है? यूनेस्को काम करता है। और जैसे नाम से ही क्लियर है, ये यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है। स्थापना भी आएगी, सब मत हुई परेशान। अभी न्यूज में किस लिए है? न्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है ये जानो। अभी क्या हुआ है कि यूएसए जो है वो वापस से क्या करना चाहता है? यूएसए में यूनेस्को को ज्वाइन करना चाहता है, ठीक है। यूएसए रिज्वाइन टू यूनेस्को, ठीक है। ये तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। इंपॉर्टेंट क्या है कि यूएसए ने क्या किया था? यूनेस्को को छोड़ दिया था, लेकिन अभी वो क्या करना चाहता है? अभी फिर से ज्वाइन करना चाहता है, ठीक है। तो यहां पे 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या हो जाती है? 2-3-4 चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि आखिरकार यूएसए ने यूनेस्को छोड़ा क्यों? पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये आता है कि ये छोड़ा कब? 2011 में, 2011 में। क्यों छोड़ा था? बिकॉज ऑफ फिलिस्तीन इशू, फिलिस्तीन इशू। अब फिलिस्तीन इशू क्या है? अब ये चीज तो आप लोगों को मालूम है ना, इजराइल एंड फिलिस्तीन इशू, याद है? इससे पहले मैं कराया हूं, ठीक है, कि इजराइल में कौन है? इजराइल में जूस हैं भाई। इजराइल एक देश है जहां पे जूस हैं, फिलिस्तीन जहां पे एक मुस्लिम है, ठीक है। तो ऐसा कहा जा रहा है इजराइल किसका दोस्त है? यूएसए का। तो यूनेस्को ने बोला कि अब हम फिलिस्तीन को क्या करना चाहते हैं? अपना एक सदस्य देश बनाना चाहते हैं, उसे एक सॉवरेन कंट्री, उसे एक संप्रभु देश का या कि संप्रभु राज्य का दर्जा देना चाहते हैं। अब जब उसको एक संप्रभु राज्य का दर्जा दिया जाएगा तो इससे किसको प्रॉब्लम होगी? इजराइल को, क्योंकि इजराइल एंड फिलिस्तीन के बीच क्या है? डिस्प्यूट है, विवाद है। और इजराइल का दोस्त कौन है? यूएसए। और चूंकि उस टाइम पे 2011 में यूएसए की फोर्स कहां पे थी? इजराइल में थी। तो अगर फिलिस्तीन को अगर दे दिया जाता तो क्या होता है? वही वाला 2 स्टेट नेशन वाला थ्योरी जो है वो इधर उधर होती। तो इसलिए क्या किया गया था? यूएसए के द्वारा 2011 में यूनेस्को से अपने आप को उसने हटा लिया, विड्रॉवल कर लिया। क्लियर? कारण समझ में आ रहा है क्यों किया? ठीक है। अभी क्यों ज्वाइन कर रहा है? पहले ये तुम कारण है उसको 1-2 लाइन में लिख लो, कहानी नहीं है, 1-2 लाइन में लिख लो, अदरवाइज भूल जाओगे, ठीक है। कारण लिख लो कि भाई यूएसए क्यों आखिरकार कारण छोड़ा, ठीक। इजराइल फिलिस्तीन इशू लिख लेना, ऐसे डाल देना, इजराइल फिलिस्तीन इशू, इजराइल नीचे जूस लिख देना, फिलिस्तीन नीचे मुस्लिम लिख देना, और दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। और ऐसे बना लेना कि इजराइल एंड यूएसए, इजराइल में जूस हैं, यहूदी, ठीक है, और फिलिस्तीन में मुस्लिम है, और दोनों के बीच में विवाद है, ठीक है। इजराइल को सपोर्ट कौन कर रहा है? यूएसए, ठीक है। तो यूनेस्को का क्या कहना था? यूनेस्को का कहना था कि भाई फिलिस्तीन को क्या करना चाहते हैं? एक सॉवरेन स्टेट का दर्जा देना चाहते हैं, अपना एक मेंबर कंट्री बनाना चाहते हैं, ठीक है, सदस्य देश बनाना चाहते हैं।
तो इसको लेकर के इजराइल और यूएसए दोनों ने क्या किया, यूनेस्को को छोड़ दिया 2011 में। अभी क्या कारण है कि फिर से रिज्वाइन करना चाहता है? बिकॉज ऑफ चाइना। क्या है? चाइना का इमरजेंस बढ़ रहा है। चाइना धीरे धीरे क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण क्या होगा, आने वाले टाइम पे ऐसा हो सकता है कि चाइना यूएसए को डर है कि कहीं चाइना उसकी जगह ना ले ले। एक बॉडी है यूनेस्को, सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी, अब अगर यूएसए उसमें नहीं रहेगा तो यूएसए की जगह कोई तो भरेगा, चाइना भर लेगा। और चूंकि 192 देश हैं, मतलब अगर वहाँ पे चाइना का इंपॉर्टेंट रोल होगा तो क्या होगा, यूएसए की जो अभी मेन पावर है इधर उधर हो जाएगी। तो जिसके कारण यूएसए क्या है, फिर से शामिल हो रहा है। कारण समझे क्या है, इशू। ठीक, इशू इंपॉर्टेंट था। अब इसके बाद इस बॉडी के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक, इस बॉडी के बारे में आपको क्या मैं बोलूं, दो चार चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, क्वेश्चन आपसे पूछ देगा इसका हेडक्वार्टर मतलब मुख्यालय कहाँ पे, तो पेरिस में। पेरिस में इसका मुख्यालय, यूनेस्को का, यूनेस्को की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है। सेकंड, इसका कब बनाया गया था, तो 1945 में, 1945 में इसे क्या किया गया था, बनाया गया था। ठीक है। दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। मेंबर आपका 193 मेंबर है, हालांकि मेंबर इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे मेंबर रहते हैं और मेंबर पूछता नहीं है, तो भी आप कर लीजिए 193 मेंबर है और 12 अदर एसोसिएटेड कंट्री है। एसोसिएटेड मतलब क्या होता है, उसके साथ जुड़ी हुई। ठीक है। जिन्हें क्या किया गया है, जिन्हें मेंबर नहीं बनाया गया उन्हें एसोसिएटेड कंट्री में जोड़ दिया गया। तो 193 मेंबर और 12 एसोसिएटेड कंट्री। और जैसे इसमें आपको पता चल रहा है कि भैया एजुकेशन के क्षेत्र में ये काम करता है, साइंटिफिक के क्षेत्र में ये काम करता है, कल्चरल के क्षेत्र में, इसलिए आपको देखते हो यूनेस्को अलग अलग लोगों को क्या देता है, धरोहर को, जो आपका हेरिटेज साइट है उसको क्या देता है, धरोहर सूची में अपने लिस्ट हेरिटेज साइट में उसको जगह देता है, विश्व धरोहर सूची में शामिल करता है, ताकि वहाँ का जो कल्चर है, ताकि वहाँ की जो संस्कृति है उसको सहेज कर रखा जा सके। क्लियर। तो ये हो गई ये बॉडी, और कारण अपन ने जान लिया, ये टॉपिक कंप्लीट। ठीक है। अब इसके बाद दूसरा टॉपिक देख लेते हैं, हिरोशिमा एआई प्रोसेस, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हिरोशिमा एआई प्रोसेस, अब ये महत्वपूर्ण टॉपिक है बिकॉज ऑफ ये जो है आने वाले टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ठीक है। एआई मतलब हाँ इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इसी के अंतर्गत ये जो जीपीटी चल रहा है, तुम्हारा रोबोटिक चलता है, ये सब चीजें इसी के अंतर्गत आ जाता है, एआई के अंतर्गत, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ठीक है। अब क्या हो रहा है एआई मतलब, अब देखते देखते तुम लोग देख रहे हो कि एआई का क्या हो रहा है, रोल बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी देख रहे हो ना, अभी ये एक आज तक में जो न्यूज एंकर है सना, कौन है, रोबोट है। ठीक है। तो अब जो इंसान पहले जो काम कर रहा था उसकी जगह कौन काम कर रहा है, वो काम रोबोट कर ले रहा है। डोमेस्टिक रूप से भी रोबोट को काम करने के लिए किया जा रहा है और इंडस्ट्रियलाइज्ड में भी किया जा रहा है, और चूंकि नई नई टेक्नोलॉजी का अडॉप्ट आसानी से हो सकता है। और चूंकि इंसान को क्या सीखने में बड़ा टाइम लगता है, लेकिन रोबोट को, मशीन को सीखने में टाइम थोड़ी लगता है, जितना आप प्रोग्रामिंग करोगे वो कर लेगा, और ना कभी वो थकेगा ना कभी वो हारेगा, लड़ता जाएगा। लेकिन हम क्या है, तुरंत थक जाएंगे। तो देखते देखते एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन मशीनों को नियंत्रित कौन करेगा। भाई आपने मशीन तो बना ली, लेकिन मशीनों को नियंत्रित नहीं किया गया तो मशीन तो एक टाइम पे ह्यूमैनिटी के लिए खतरा है, मानवता के लिए खतरा है ना। टर्मिनेटर मूवी देखिए, टर्मिनेटर मूवी देखो, उसमें यही वाला है, मशीनों की लड़ाई है। अलग प्लेनेट से आते हैं, अलग उससे आते हैं, और उसके बाद क्या, अलग प्लेनेट मतलब
फ्यूचर से आते हैं कि भैया आने वाले टाइम पे क्या होगा, मशीनों की दुनिया होगी, मशीनों की लड़ाई हो रही है, वो वहाँ से आ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, अपने पास्ट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत सारा उसमें देखा जा रहा है। रूल्स बना सकते हैं। तो अब मशीन है तो आप उसको किस तरीके से कंट्रोल करो, किस तरीके से रेगुलेट। साथ में ये भी है, जिस कंट्री ने बनाया है उसका तो ज़्यादा उसके ऊपर रोल है ना, ज़्यादा है। तो भाई जो आपकी आईपीआर पॉलिसी होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है ना, जिसमें आप कोई भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपको आईपीआर मिल जाता है। तो आप मशीन आईपीआर, आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाई, उसमें भी आपको आईपीआर मिल गया, लेकिन उसकी कितनी लिमिटेशन रहेगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को कौन देखेगा, इन सब के लिए हिरोशिमा एआई प्रोसेस शुरू की गई। क्लियर है, यानी हिरोशिमा में G7 कंट्री आपस में मिली और उन्होंने डिसाइड किया कि किस तरीके से हम जो आने वाले टाइम में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल बढ़ रहा है उसे हम किस तरीके से नियंत्रित करेंगे और उसको कौन सा डायरेक्शन देना है, इसको लेकर के मीटिंग हो रही है हिरोशिमा में। ठीक है, अभी लेटेस्ट है, न्यूज़ है। ठीक है, रीजन कारण समझ में आए। तो इसकी जो मीटिंग हुई है G7 कंट्री, पहले G8 थी अब G7 है। ठीक है, G7 कंट्री जो है क्या करी है, वो आई हिरोशिमा में और उन्होंने एक मीटिंग करी, एक बैठक करी, जिसके आधार पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भविष्य के बारे में डिसाइड करना। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बनता है G7 में है कौन कौन शामिल। ठीक है, क्वेश्चन आपका दूसरा ये बनेगा, तो G7 में शामिल है, पहला तो यूएसए कर लो, सेकेंड कंट्री यूके हो जाएगा, थर्ड कंट्री आपका जर्मनी ले लो, फ्रांस हो गए, इटली हो गए, इसके अलावा कनाडा आपका एंड जापान। नहीं भाई, उत्तराखंड वाला नहीं है, ये है यूनाइटेड किंगडम, मतलब उत्तराखंड वाला, भारत नहीं है शामिल, उत्तराखंड पहुंच गया। यूके फॉर उत्तराखंड, नॉट यूनाइटेड किंगडम, उत्तराखंड निकलता नहीं, उत्तराखंड नहीं है, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, पहले तो रसिया था। ठीक है, इसमें आप लिख लीजिएगा 1997 से 2014 तक इसका सदस्य था रशिया भी। ठीक है, लेकिन 2014 में क्या एक इशू हुआ, जिसमें यूक्रेन के क्रीमिया वाले क्षेत्र को क्या किया, रसिया ने अधिग्रहित कर लिया। तो उसके बाद क्या किया, ये सब कंट्री ने मिलाकर के रसिया को G8 था पहले, उससे हटा दिया और अब फिर G7 बचे। तो मैं क्या बोल रहा हूं, 1997 से 2014 तक रसिया भी इसमें शामिल था, लेकिन यूक्रेन के क्रीमिया, क्रीमिया एक रीजन है, तो क्रीमिया के क्षेत्र पर रसिया का क्या किया गया था, रसिया ने एक्वायर कर लिया था, मतलब इसे अधिग्रहित कर लिया था, जिसके कारण रसिया को G8 से हटा दिया गया और अब कितने बच रहे हैं, G7। ठीक है, बताएं, रसिया, यूक्रेन जो अभी चल रहा है, यूक्रेन, यूक्रेन में एक आपका क्रीमिया वाला रीजन है, रसिया ने क्या किया, क्रीमिया वाले क्षेत्र को अपने कंट्रोल में कर लिया, यूक्रेन का क्षेत्र था। तो भाई ये सब चीज देखे G8 कंट्री, बोले कि यार तुम क्या कर रहे हो, अपनी मनमानी कर रहे हो, तुम किसी के ऊपर भी आक्रमण कर दे रहे हो, जबकि ऐसा तो हमारी पॉलिसी नहीं है। तो उन्होंने रसिया के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया, रसिया के ऊपर बहुत सारा प्रतिबंध लगाया कि भाई अब रसिया जो है वेस्ट की कंट्रीज के साथ किसी के प्रकार का कोई ट्रेड नहीं कर सकता, और साथ में बोला गया चूंकि G8 कंट्री से हटा दिया गया और अब कितने बचे, G7। ठीक है, क्लियर है। और कब ये बना था, 1997 में, याद रखना, लंदन में एक मीटिंग हुई थी, तो लंदन में मीटिंग के माध्यम से G8 कंट्रीज बनी थी। ठीक है, क्लियर है। 1997 से 2014 तक रसिया भी था। हाँ, कहाँ पे, हाँ G7 कंट्री में, ये मैं बोल रहा हूं कि 1997 में ये इसकी लंदन में क्या हुआ, एक मीटिंग हुई और मीटिंग के आधार पर क्या किया गया
एक G8 बनाया गया, G8 बनाया गया, ठीक है। देखो इसका ये कोई फॉर्मल वाली नहीं है कि यहाँ पे किसी का कोई हेडक्वार्टर नहीं होता है। ये क्या है, ये इस तरीके की G8 कंट्री G7 कंट्री आपस में मिलेंगी, अलग अलग मुद्दों पे बात करेंगी, बस। ऐसा कोई हेडक्वार्टर नहीं रहेगा इनका। ये इनफॉर्मल टाइप की एक ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल, कि आपस में मिलेंगे, बात करेंगे महत्वपूर्ण विषय पे, तो कोई हेडक्वार्टर नहीं रहेगा, अलग अलग जगह पे मीटिंग होती रहेंगी जो वो डिसाइड करते रहेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो ये मैं बोल रहा हूं, ये समय कैसा समय है, जब आप देख रहे हो G8 की शुरुआत होते दिख रही है, तो G8 की शुरुआत मतलब कैसा समय है, 1997 का टाइम, 1997 का टाइम के बाद क्या हो रहा है, पहले जैसे मैं बोल रहा हूँ कोल्ड वार में दो ध्रुव है, दो पोल है, एक पोल यूएसए, दूसरा पोल यूएसएसआर है, जिसको आप आज के टाइम पे रशिया बोलते हो, ठीक है। तो 1990 के टाइम पे क्या हुआ, जो यूएसएसआर था उसका विघटन हो गया, वो समाप्त हो गया। अब जब यूएसएसआर समाप्त हो गया तो क्या हुआ, अब कोई दूसरा ध्रुव तो बचा नहीं, तो अब इसके बाद बोला गया कि G8 बना लेते हैं, तो जितने भी डेवलप्ड कंट्री वो आपस में मिले और जो इश्यूज है उन सबको हम मिल करके रिजॉल्व करते हैं। क्योंकि कोल्ड वार के टाइम पे हम क्या कर रहे थे, हम किसी प्रकार का कोई डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। कोल्ड वार था, कोल्ड वार मतलब क्या, युद्ध की घड़ी है लेकिन युद्ध हुआ नहीं। हमेशा ऐसा लग रहा था कि युद्ध हो जाएगा, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद थर्ड वर्ल्ड वार हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। तो ये बोला गया कोल्ड वार के टाइम पे क्या है, हमने डेवलपमेंट नहीं कर पाए। तो अब चूंकि दो ध्रुव तो बचे ही नहीं, दो पोल बचे नहीं, केवल एक बचा यूएसएसआर खत्म, तो बोला गया कि G8 बना लेते हैं कि आपस में जितने भी डेवलप्ड कंट्री आपस में मिल जाते हैं और अपन क्या कर लें, जो जो इश्यूज होंगे उन सबको रिजॉल्व कर लेंगे। तो उसको लेकर के 1997 में ये बनाया गया, क्लियर, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका G7, और फिर इसी से तुम्हारा ये हिरोशिमा AI प्रोसेस है कि भाई इसमें क्या है, जो G7 कंट्री है आपस में मिले, ठीक है। और हिरोशिमा तुम लोगों को मालूम है किस लिए प्रसिद्ध है, हाँ, क्योंकि वहां पे क्या न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया था। जापान का ये शहर हिरोशिमा और नागासाकी दो जगह थे जहां पे एक एक दिन के बाद क्या गया था, सेकेंड वर्ल्ड वार को खत्म करने के लिए यूएसए ने बॉम्ब गिराया था, न्यूक्लियर बॉम्ब, ठीक। एक एक दिन दोनों जगह, हिरोशिमा में भी नागासाकी में भी, दो जगह पे गिराया था, ठीक है। तो इसको लेकर के इसलिए किया गया कि हिरोशिमा में ये सब मीटिंग हुई ताकि जो AI है, AI को रेगुलेट किया जा सके, साथ में AI की जो IPR पॉलिसी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इसे क्लियर किया जा सके, साथ में इसका सावधानी पूर्वक प्रयोग, बस हो गया, कुछ घटना है। मेन इंपॉर्टेंट इसके साथ किस लिए है, और मेन इंपॉर्टेंट क्या है, G7, ठीक। G7 भी आपसे पूछा जा सकता है कौन से इसमें देश शामिल है और कौन से इसमें देश शामिल नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है यहां से। अब एक नया टॉपिक ले लेते हैं, इस साइड का मैं रेस कर देता हूं। इसके बाद एक अभी इंडेक्स जारी किए गए 2023 में, ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स। स्लेवरी मतलब क्या होता है, स्लेव बनाना मतलब दास, गुलाम, ठीक है। तो एक इंडेक्स जारी किया गया है जो है ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023, ठीक है। तो ये आखिरकार क्या है, ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स, और इसमें कौन कौन सी रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है, ठीक। चलिए, तो इसमें स्लेवरी जो है, आपका गुलाम जो है
इसमें मॉडर्न स्लेवरी, जो आधुनिक स्लेवरी है उसके बारे में बताया गया है। मॉडर्न स्लेवरी, चूंकि अब स्लेवरी तो क्या है, समाप्त हो चुकी है, लेकिन स्लेवरी की जगह भी मॉडर्न स्लेवरी है, जिसको लोग अपने आप को ये मानते नहीं कि वो स्लेवरी का एक अंग है, लेकिन वो है। ठीक है, तो जैसा इस रिपोर्ट में बोला गया कि 2021 में अक्रॉस वर्ल्ड कितना, 2030 में अक्रॉस वर्ल्ड कितना, 50 मिलियन। 2021 में पूरे के पूरे दुनिया से 50 मिलियन लोग क्या थे, स्लेवरी का शिकार। कितने, 50 मिलियन। 1 मिलियन में कितना होता है, 10 लाख। तो अब आप उससे गिनती कर सकते हैं, 50 लाख इंटू करते जाइए। ठीक है, 50 लाख इंटू आपका 10 लाख कर दीजिए। देखो 1 मिलियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 लाख। तो भाई साहब अगर आपको 50 मिलियन करना है तो 50 इंटू 10, 500 लाख, मतलब 5 करोड़। ठीक है, 5 करोड़ नहीं, 50 लाख मतलब 50 करोड़, है ना। तो मतलब क्या है, इतनी जनता क्या है आपकी मॉडर्न स्लेवरी से जूझ रही है। मतलब पूरे के पूरे वर्ल्ड के 160 में से हर 160 में एक व्यक्ति जो है मॉडर्न स्लेवरी का शिकार है। यानी तुम्हें 160 व्यक्तियों में एक व्यक्ति दिख जाएगा जो मॉडर्न स्लेवरी का शिकार है। ठीक है, तो मॉडर्न स्लेवरी मतलब क्या होता है, उसको किस किस कैटेगरी में रखा गया मॉडर्न स्लेवरी को। तो देखो इसको 3 कैटेगरी में अपन रखते हैं, इसको अच्छे से समझिएगा एंड देन कनेक्ट करिएगा पॉलिटी से। 3 कैटेगरी में मॉडर्न स्लेवरी को रखा जाता है। सबसे पहले फोर्स्ड लेबर, ठीक है, फोर्स्ड लेबर। सेकंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, एंड देन थर्ड नॉर्मल जो स्लेवरी होती है। 3 कैटेगरी में अपन ने मॉडर्न स्लेवरी को रखा है। ठीक है, इस रिपोर्ट में। अब देखो फोर्स्ड लेबर मतलब क्या होता है, आपको मजबूरी बस क्या करना है, कोई काम करने के लिए मजबूर करना है। मतलब सेक्सुअल असॉल्ट, मतलब क्या है कि किसी महिला से को मजबूर करना कि वो क्या करे, सेक्सुअली उसके साथ रिलेशनशिप बनाए, जिसको तुम मैरिज में भी देखते हो, ये फोर्स्ड मैरिज। और हमारे देश में सबसे ज़्यादा विख्यात है शादी के बाद रेप, और कौन कर रहा है, हस्बैंड कर रहा है। एंड देन उसको सोसाइटी किसी भी तरीके से रेप के उसमें आइडेंटिफाई नहीं करती। उसका ये कहना है कि बिकॉज ऑफ क्या हो गया है, शादी हो गई, इट मीन्स अब उसका पूरा का पूरा उसके ऊपर अधिकार है। जबकि ह्यूमन डिग्निटी क्या बोलती है, ह्यूमन डिग्निटी बोलती है कि एक व्यक्ति अपने अनुसार, अपने कंसेंसस के अनुसार वो किसी के साथ भी रिलेशन बनाएगा, और उसको जब बनाना है वो तब बनाएगा। शादी हो जाना इट मीन्स नॉट कि वुमेन इज नॉट प्रॉपर्टी, है ना। प्रॉपर्टी इट मीन्स इट्स नॉट मटेरियल। तो महिला एक मटेरियल नहीं, एक पदार्थ नहीं कि आपने उसको खरीद लिया एंड देन उसका आप अपने हिसाब से यूज करोगे। तो हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा एक फोर्स्ड लेबर या कि फोर्सफुली किया जाता है वो होता है शादी के बाद रेप, वो भी हस्बैंड के द्वारा किया जाता है। और इसके बारे में सोसाइटी भी कुछ नहीं करती, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसके आधार पे हर एक महिला को अधिकार है कि वो क्या कर सकते हैं, इनकार कर सकते हैं। और उस बेस पे भी क्या होगा, सामने वाले को डाइवोर्स भी हो सकता है, वो डाइवोर्स फाइल कर सकती, एंड देन केस भी हो सकता है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस। ठीक है, तो ये सब किस में आता है, घरेलू हिंसा। ये सब आता है जैसे फोर्स्ड लेबर, मतलब कि भाई जो वुमेन को सेक्स के लिए क्या करना, उनको प्रेशराइज करना। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ फोर्स्ड लेबर। एंड देन सेकंड क्या हुआ, चाइल्ड
भी बहुत सारे बच्चों के साथ भी ये चीज़ देखी गई है। बच्चों में भी क्या होता है, बहुत जगह उनके परिवार के, उनके घर के ही लोग उस रेप में इन्वॉल्व रहते हैं या कि उनके साथ किसी भी तरीके की अदर एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं। तो जो चाइल्ड के साथ जो एक तरीके से उनके साथ फोर्सफुली जो भी काम किया जाता है, ठीक है, तो उसको भी आप किस में शामिल करो, फोर्स लेबर। ये क्या है, ये भी सब मॉडर्न स्लेवरी है। मतलब गुलाम की तरह आप उसका क्या यूज करना है, एक वस्तु की तरह, एक गुलाम की तरह आप उसका यूज कर रहे हो। तो जैसे महिला हो गई, चाहे बच्चा हो गया, चाहे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती, जैसे आप यहाँ किसी के यहाँ क्या करते हो, जैसे पुराने टाइम पे होता था बेगार करवाना, काम करवाना लेकिन उसका पैसा न देना, बालात श्रम करवाना, ठीक है, या कि फिर बंधुआ मजदूर, ये सब किस कैटेगरी में आ रहे हैं, ये सब आपके फोर्स लेबर के कैटेगरी में आ रहे हैं, ठीक है। ये हो गया क्लियर है, ये सब कैटेगरी को पहली कैटेगरी में रखा गया। देन सेकंड कैटेगरी ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब क्या होता है भाई, ट्रैफिकिंग मतलब क्या होता है कि उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, ठीक है, ट्रैफिकिंग। तो इसमें जैसे आप लोगों को मालूम है किडनैप करना, और साथ में ऑर्गन की ट्रैफिकिंग, कि बच्चों को या कि जो बड़ों को क्या किया जाता है, पहले से पकड़ लिया जाता है, उनकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री निकाल ली जाती, हॉस्पिटल से सारी चीज़ें कर ली जाती, एंड देन ऑर्गन बिकते हैं। अब जैसे कोई है पेशेंट लेकिन उसका लीवर नहीं मिल रहा, लीवर बड़ा मुश्किल हो रहा है, या कि उसको किडनी नहीं मिल रही, या कि डोनर नहीं उसको मिल रहा, तो क्या किया जाता है, उससे एक लंबी मोटी कमाई ली जाती है, पैसा लिया जाता है, एंड बदले में उसको क्या किया जाता है, उसको पकड़ करके ले जाया जाता है, एंड देन उसके ऑर्गन को निकाल लिया जाता है। तो ये क्या हो जाता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंतर्गत आता है। मानव की तस्करी, ट्रैफिकिंग इट मीन्स तस्करी। तो मानव तस्करी में एक तो आपके ऑर्गन, शरीर के अंग के लिए जो आप तस्करी कर रहे हो वो आ जाता है पहला। और ये सब चीज़ मद्रास में, ये सब आपके साउथ वाले रीजन में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, मूवीज भी इसके ऊपर बड़ा बनती हैं, है ना। सेकंड बोल रहा है कि भाई एक चाइल्ड सोल्जर चीज होती है। ये क्या होता है चाइल्ड सोल्जर? चाइल्ड सोल्जर मतलब ये होता है कि बच्चों को अपनी आर्मी के रूप में प्रयोग करना है। अब आर्मी के रूप में कैसे प्रयोग करना है, जैसे आपको दिख रहा है, हाँ, भीख मांगने के लिए लगा देना अलग अलग जगह पे, चौराहे औराहे में। चलो भीख मांगने तक तो ठीक है, इनका उपयोग करना किस लिए, कुछ गलत एक्टिविटी में, टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर देना, या कि दूसरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर देना, ठीक है। तो ये सब एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व करके आप क्या कर रहे हो, उनको शामिल कर रहे हो। तो मतलब, या कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी एक बहुत पॉपुलर है, हालांकि इसको सरकार ने बैन किया है, एंड देन अगर कोई ऐसा करता है तो उसके ऊपर बड़ा एक्शन लिया जाएगा, लेकिन आज भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो रही है, यानी बच्चों को पकड़ करके उनके साथ क्या करना, अलग अलग एक्टिविटी करना, एंड देन फोर्सफुली करना वो चीज़, ठीक है। तो चाइल्ड सोल्जर मतलब कि भाई जैसे भीख मंगाना, जो बेगरशिप वाला काम है, साथ में जो टेररिस्ट एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व कर देना, या कि वायलेंस वाला, अलग वायलेंस वाले इशू में भी इन्वॉल्व कर देना। तो ये सब क्या हो जाता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक। एंड थर्ड इज स्लेवरी। स्लेवरी में इसके अलावा जितनी भी चीजें रहेंगी सब स्लेवरी के अंतर्गत आ जाएंगे, जो भी इसके अलावा आपको जो जो चीज और दिख रहा है। तो ऐसा बोला जा रहा है कि इस रिपोर्ट में, जो ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स रिपोर्ट है, उसमें 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है, फोर्स लेबर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और स्लेवरी। ये 3 कैटेगरी के हिसाब से अक्रॉस वर्ल्ड 50 मिलियन लोग क्या हैं, किसी न किसी तरीके से मॉडर्न स्लेवरी में शामिल है। तो मॉडर्न स्लेवरी का इन्होंने पूरा स्ट्रक्चर दिया है, ठीक, क्लियर है। ये हो गए। अब अपन इस बॉडी के बारे में पढ़ लेते हैं, अदरवाइज ये बॉडी भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलो बॉडी के बारे में पढ़ लेते हैं, लिख लिए थे, है ना। समझने वाली चीजें हैं, चूंकि थोड़ा सा टॉपिक वैसा रहता है, हालांकि आप लोगों को पता है ये सब चीजें, जो जो मैं बताता हूँ वो सब आपको पता रहता है, कोई ऐसी चीज तो नहीं कि आपको नहीं पता रहती, सब पता रहता है, सब पता है हमें। दिक्कत ये कि ज्यादा पता है, तो इसलिए जो काम की चीज है वो पता होने के बावजूद भी नहीं पता है, ठीक है। हाँ, नाम नहीं,
इसके अंतर्गत। हाँ, चूंकि हम नॉर्मल सब तो यही सब सोसाइटी में देख रहे हैं ना, अपनी मूवीज बता रही है, सोसाइटी बता रही है, कहीं पे भी कोई न्यूज सुन रहे हैं तो ये सब उसी चीज का है ना? अब देखो इसको ग्लोबल स्लेवरी, एक आईएलओ बॉडी मालूम है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ, एंड साथ में एक आपकी आती इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, आईओएम, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, ठीक है, ये दूसरी बॉडी। एंड तीसरी एक एनजीओ आती है जिसका नाम है वॉक फ्री, ये क्या है, एक एनजीओ या कि एक ह्यूमन राइट कि एक मान लो एनजीओ है या कि नॉन फॉर प्रॉफिट है एंटिटी, ठीक। ये तीन के द्वारा क्या किया जाता है, मिलकर के ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स को जारी किया जाता है। तो ये तीन आपके लिए नाम इंपॉर्टेंट है, आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, आईएमओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन इट मीन्स जो पलायन करने वाले लोग हैं, ठीक है, और साथ में एक वॉक फ्री, एक ह्यूमन राइट, एक मानव अधिकार की एक एंटिटी है जो मिल करके क्या कर